इस मूवी में दिखाया गया है एक स्टूडेंट जो कि एक टीचर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में एक लाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैरिड थी और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसकी एक बेटी भी होती है और वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उसमें एक नया स्टूडेंट आया होता है जिसका नाम बेनी है। वो जब स्कूल में पढ़ा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि बेनी उसको लगातार घूर रहा है, बट वो उसको इग्नोर कर देती है। बेनी को उसके टेस्ट पेपर से भी कोई मतलब नहीं होता और वो कंटिन्यूअस लाना को घूरे जा रहा था। फिर दो स्टूडेंट दिखाई जाती हैं जो कि फोन यूज कर रही होती हैं, जिससे लाना उनसे उनका फोन छीन लेती और उससे कहती है क्लास ओवर हो जाने के बाद मुझसे बाहर फोन ले लेना। पर वो लड़की बहुत बदतमीज होती है जो कि लाना को गाली दे देती है, जिससे लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। पर बेनी ये सब नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद लाना देखती है कि बेनी उन लड़कियों को परेशान कर रहा है और वो उसका बैग में से सारी किताबें बाहर निकाल कर फेंक रहा है और उसकी साइकिल भी उठाकर फेंक दी है, जिससे लाना ये बात और टीचरों को बताती है। पर टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि मेरे लिए सारे बच्चे सेम है। स्कूल की छुट्टी के बाद लाना बेनी से मिलती है और फिर वो उसे खाली क्लासरूम में लेके जाती है। लाना पूछती है कि तुम्हें क्लासरूम में कैसा लग रहा है और तुम सबके साथ घुल मिलकर क्यों नहीं रहते हो। तो बेनी बोलता है आपको मुझसे क्या चाहिए, पर लाना के पास इसका कुछ जवाब नहीं होता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मुझे सब सच बता सकते हो और लास्ट टेस्ट में भी तुम फेल हो चुके थे, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। पर बेनी कुछ नहीं बोलता और एक ही सवाल पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, जिससे लाना समझ जाती है कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो बेनी के बैग को देखती है और उसे ओपन करती है। उसमें से बेनी की टी शर्ट बाहर निकालती है और उसको स्मेल करने लग जाती है। और अब हम सब समझ चुके थे कि लाना भी बेनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और पानी पीने लग जाती है। पर वहाँ बेनी आ जाता है, जिससे लाना थोड़ा शॉक में आती है और यहाँ पर बेनी उसके क्लोज आने की सोचने लगता है, पर लाना उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा हम लोगों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिससे बेनी बोलता है तुम भी तो यही चाहती हो ना। पर लाना उसे बोलती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से भी बाहर चली जाती है और रात में भी वो ठीक से सो नहीं पाती है। और नेक्स्ट डे वो क्लास में जा रही होती है तो बेनी उसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, जिससे लाना उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि जो भी अपने बीच में कल हुआ था उसको भूल जाओ। ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है और अगले दिन लाना स्टूडेंट को पेपर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर में जो भी बनना है उसके बारे में लिखो। इससे बेनी लाना से पूछता है कि जॉब पाने के लिए भी किसी के तलवे चाटने पड़ेंगे, जिससे लाना गुस्सा होकर उसका बैग बाहर फेंक देती है। पर बेनी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो लाना को कंटिन्यूस घूरे जा रहा था। फिर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बोर्ड की तरफ फेंकता है, जिससे लाना को गुस्सा आ जाता है और वो क्लास छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लाना वॉक पर जा रही होती है तो वो महसूस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर लाना अपनी बेटी के साथ दिखाई जाती है, जिसको कोई कॉल करता है पर वहाँ से कोई आंसर नहीं आता। ऐसा दोबारा होता है, जिससे लाना समझ जाती है ये सब बेनी कर रहा है। अगले दिन लाना स्कूल में जा रही होती है तो बेनी को क्लास में देखती है और अब दिखाया जाता है कि लाना बेनी से डरने लगी है और वो क्लासरूम चाय बिना ही कर चली जाती है और वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाती है। फिर वो एक म्यूजियम में दिखाई जाती है और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बेनी उसके पीछे खड़ा है, जिससे वो घर जाने लग जाती है और लिफ्ट में आ जाती है। तभी वहाँ बेनी आ जाता है पर वो उससे कुछ नहीं बोलती। यहाँ बेनी लाना के बहुत करीब आ जाता है, जिससे लाना अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे किस करने लग जाती है। बेनी उसे रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उसके बाद बेनी लाना को प्यार करने लग जाता है। पर वो अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो एक प्लानिंग करती है। अगले दिन वो एग्जाम के पेपर उठाकर बेनी के बैग में रख देती है, जिससे बहुत सारे गार्ड बेनी को अरेस्ट कर लेते हैं और वो अपने पति के साथ छुट्टी पर जाती है। तभी उसका पति पानी में डुबकी मारता है पर वो बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आता, जिससे लाना बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कहीं बेनी वापस तो नहीं आ गया। फिर उसका पति पानी से निकलकर उसे डरा देता है। फिर लाना अपनी बेटी के साथ लाइब्रेरी जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं होती, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सिक्योरिटी फुटेज देखने लगती है, जिसमें दिखाते हैं विनी लाना और उसकी बेटी को पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पति का फोन आता है कि उसकी बेटी उसके घर पर वापस आ गई है और उसे एक लड़का छोड़कर गया है, जिससे लाना को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। वो सिक्योरिटी वाले को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाती है। फिर लाना एक प्लान बनाती है। अगले दिन जब बेनी अपनी स्कूटी से जा रहा होता है तो लाना उसे फॉलो करने लग जाती है और एक खाली रोड देखकर बेनी का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे बेनी की वही मौत हो जाती है और लाना इस डाउट में रहती है कि उसने ये सही किया या गलत। यही वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखें। दोस्तों ये कहानी एक लड़के की जो कि एक जंगल में जाना चाहता है और साथ ही कई पुरानी प्राचीन समय की सोने की मुद्राएं की खोज में निकला था, पर अचानक कबीले में फंस जाता है जहाँ केवल लड़की ही लड़की हैं जो उनको पकड़ लेती हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है, जो सोने की खोज में जंगल की तरफ जा रहा है। साथ ही उसके साथ एक आदमी है जिसका नाम रॉबर्ट है,
जो जॉन के साथ मिलकर सोने की खोज में निकला है। अब जॉन, रॉबर्ट और उसके साथी उस बोट से एक आइलैंड पर आ जाते हैं, पर अचानक से वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि जॉन की बोट पर अटैक कर देते हैं। यही लुटेरे की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो बोट में बैठे जॉन के सभी साथी को मार देते हैं। जॉन और रॉबर्ट कैसे भी अपनी जान बचाकर उस टापू पर आ जाते हैं। जॉन और रॉबर्ट को खुद नहीं मालूम होता कि वो किधर आए हैं। फिर जॉन और रॉबर्ट मदद के लिए जंगल की तरफ निकलने जाते हैं, पर अचानक से जॉन को चक्कर आ जाते हैं, जिस दौरान जॉन जमीन पर गिर जाता है। दरअसल जॉन को वहाँ एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से जॉन काफी वीक हो गया था। जॉन को ऐसा देख रॉबर्ट उसकी मदद करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है, पर ये सब वाकई जंगल में छुपी लड़कियां देख रही होती हैं। अब जॉन वहां से उठकर रॉबर्ट को ढूंढने निकल जाता है, पर सांप के जहर फैलने की वजह से जॉन वहीं दोबारा गिर जाता है। ये सब चीजें कबीले की लड़कियां देख रही होती हैं और साथ ही उन्होंने अपने शरीर पर हरा कलर किया हुआ था। अब वो लड़कियां जॉन को बेहोश देख उसे उठा लेती हैं और जॉन को लेकर अपने टापू की तरफ चलने लगती हैं। दरअसल उस जंगल में एक कबीला था जिस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और वहाँ केवल लड़की ही रहती थी और वही सारा काम करती थी। लड़की जॉन को जंगल में मिली थी, वो जॉन को उस कबीले में ले आती है, जहाँ जॉन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम सारा है, जो हाथ में एक औषधि वाला मटका पकड़ी थी। सारा जॉन को बताती है कि यहाँ केवल लड़कियां रहती हैं और वही इस कबीले का सारा काम करती है और वो भी इस कबीले में फंस चुकी है। दरअसल सारा 4 साल पहले यहाँ आई थी, पर कबीले के लोगों ने उसे भी वहाँ कैद कर लिया था। इसे देख जॉन सारा के साथ कबीले से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, पर अचानक से वहाँ कबीले की लड़की आ जाती है जो जॉन को ही देखे जा रही थी और कुछ कबीले की लड़की मटके में पानी लेकर एक टब में भर देती हैं। पर जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अभी वो सारी लड़कियां जॉन को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती है। जॉन उन्हें ऐसा करते देख अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दरअसल वो लड़कियां जॉन को पूल में नहलाना चाहती थी। अब वो जॉन को पूल में डाल देती हैं। जॉन उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, पर वहाँ बहुत सारी लड़कियां जॉन को पकड़े हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। दरअसल वो कबीले में एक भी आदमी नहीं था, इसलिए कबीले की लड़कियां जॉन को देख उसके प्यार में पागल हो गई थी। जॉन कैसे भी वहां से बचकर निकलकर दूसरे कमरे में आ जाता है, पर वहां भी बहुत सारी लड़कियां जॉन को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है। फिर जॉन उनसे भी बच के एक दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ उसे एक और लड़का मिलता है, जिसे देख जॉन चौंक जाता है, क्योंकि उस कबीले में अभी तक उसने एक भी लड़का नहीं देखा था। अब वो लड़का जॉन को बताता है कि वो भी इस जंगल में फंस चुका है। दरअसल 10 साल पहले जब वो इस जंगल में आया था सोने की खोज में, पर इन कबीलों की लड़कियों ने उसे पकड़ लिया था और कबीले में बंद कर दिया। जिसे देख जॉन उस कबीले में रखी हुई चीजों के बारे में पूछता है, तो सेंकी बताता है कि ये सब चीजें सोने से बनी हुई हैं और इस कबीले में बहुत सारा सोना भी छुपा हुआ है। अब जॉन और सेंकी इस खिड़की के पास आ जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारी लड़कियों को देखता है जो पूल में नहा रही होती है। सेंकी जॉन को बताता है कि जब वो 10 साल पहले इस कबीले में आया था, तब इन लड़कियों ने उसे कैद कर लिया था और साथ ही वो लड़कियां सेंकी को प्यार भी करती है। अब वो उस कबीले में अभी तक इसलिए है क्योंकि वहाँ केवल एक ही लड़का रह सकता है, जो कि सेंकी है। साथ ही उन लड़कियों के पेट में बच्चा है, वो मेरा है, और अगर इन बच्चों में कोई भी लड़का पैदा होता है तो वो उसे मार देते हैं। इस कबीले की लड़कियां का मानना यह है कि अगर यहाँ एक से ज्यादा लड़का हुआ तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है कि रात होते ही तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ सारा आ जाती है, जो सेंकी को उसके कमरे में जाने की बोलती है। अब सारा वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाती है, पर अचानक से उस कमरे में एक लड़की आ जाती है, जो सारा को जॉन के इतने नजदीक देख उन पर तीर से अटैक करने लग जाती है। दरअसल सारा इस कबीले की नहीं थी और वो 4 साल पहले इस कबीले में आई थी और कबीले की लड़कियां सारा को नौकरानी समझती हैं। सारा इसे देख जॉन को उसके पास जाने की बोलती है। जॉन उस लड़की के पास आ जाता है और उसके बालों की तारीफ करने लग जाता है, जिसे देख वो लड़की इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जॉन के करीब आना लग जाती है। तभी वहाँ बहुत सारी कबीले की लड़की आ जाती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। दरअसल वो लड़कियां भी जॉन को पाना चाहती थी और जॉन के साथ रहना चाहती थी। इसे देख जॉन मौका का फायदा उठाकर सारा के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब कबीले की लड़कियां जॉन को एक कमरे में लेकर आती हैं, जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती हैं और साथ ही वहाँ एक रानी भी होती है, जिसे देख जॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। पर अचानक से कबीले की सारी लड़कियां जॉन पर प्यार का अटैक करने लग जाती हैं। ऐसा देख वहाँ की रानी उस कबीले की लड़कियों को रोक देती है। अब वो लड़कियां जॉन के पास एक बर्तन रख देती हैं और उस बर्तन में आग लगा देती है। थोड़ी देर में जॉन को नशा होने लग जाता है। दरअसल ये नशा उस बर्तन में रखे एक पदार्थ से हो रहा था। अब जॉन को सारी लड़कियां और भी खूबसूरत दिखाई देने लगती हैं, पर इसमें भी जॉन को रानी सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अब रानी भी जॉन को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाती है। तभी कुछ लोग उस जंगल में टापू के नजदीक आ जाते हैं। दरअसल ये लोग जॉन को ढूंढने आए थे, पर कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती हैं और उनको भी मार देती हैं। वहीं सारा जॉन को नशे से जगाती है और जॉन को वहां से भागने की बोलती है। दरअसल ये सबसे अच्छा मौका था कबीले से भाग जाने का, क्योंकि जंगल में कुछ लोग घुस आए हैं और कबीले की सारी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं। इसे देख जॉन और सारा वहां से भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां सेंकी की लाश मिलती है, जिसको कल कबीले की लड़कियों ने मार दिया था। वो लोग कबीले की गुफा में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन पर तीर से हमला करती है, पर जॉन उस तीर से बच जाता है। अब जॉन उस लड़की पर अटैक कर देता है, पर वो लड़की कबीले में बहुत पहले से रह रही होती है,
इसलिए उसको सूमो रेसलिंग आती है। अब वो लड़की जॉन को काटने लगती है, तभी सारा उस पर पीछे से अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। अब सारा और जॉन उनसे बचकर एक जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच टापू की लड़कियां उस कबीले में आ जाती हैं, जहां वो उस लड़की को बेहोशी की हालत में देखती हैं और अब वो समझ चुकी हैं कि ये सब काम जॉन का है, जो उस कबीले से भाग चुका है। इसे देख वो सारी लड़कियां जंगल की तरफ निकल जाती हैं। जॉन और सारा उन लड़कियों को देख लेते हैं जो जंगल में से जॉन के साथियों से लड़कर आई थी, और वो लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब जॉन और सारा बचते बचाते जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारी लाशें देखते हैं। दरअसल ये बॉडी जॉन के साथी की है, जो जॉन को ढूंढने के लिए आए थे। इसे देख सारा काफी डर जाती है। अब सारा जॉन को पत्ते का रस अपनी बॉडी में लगाने की बोलती है। दरअसल सारा जॉन को बताती है कि ये रस अपनी आत्मरक्षा के लिए लगाते हैं। अब जॉन और सारा उस रस को अपनी बॉडी में लगाने लग जाते हैं। अब ये लोग हरे रंग के हो जाते हैं और भागते भागते उन्हें एक झील मिलती है, जिसे पार कर वो लोग जंगल के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। वो लोग उस कबीले से काफी दूर निकल आए थे, पर अभी तक वो लड़कियां उसका पीछा कर रही थी। अब जॉन और सारा भागते हुए एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक टापू मिलता है, जहाँ वो तैरकर उस टापू पर पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है, जिसमें रॉबर्ट बैठा हुआ है, जो जॉन को ढूंढने आया था। दरअसल जब जॉन बेहोश था तो रॉबर्ट वहां से जॉन की हेल्प के लिए निकल गया था, पर रास्ता भूल जाने की वजह से रॉबर्ट बोट पे चढ़ गया था। अब जॉन रॉबर्ट को बुलाता है, जिसे देख रॉबर्ट हेलीकॉप्टर के साथ उस टापू पर आ जाता है, जहाँ सारा और जॉन हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं। अब जॉन और सारा एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला लेते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है, जो कि अपने घर में एकदम अकेला रहता है और वो व्हील चेयर पे रहता है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जैक अपने बच्चा और अपनी वाइफ को खो दिया था। उस घर में जैक के साथ एक कुत्ता भी रहता है, जो ज्यादातर जमीन पर लेटा रहता है। इसका कारण उसकी एज होती है और वो बहुत ज्यादा सिक है, इसलिए जैक डॉक्टर से कंसर्न करता है, पर डॉक्टर भी उसको ना बचाने की बोलता है। तो जैक कंप्यूटर पर मर्सीफुल डेथ के बारे में टाइप करता है, तो वो एक इंजेक्शन भर लेता है और उस कुत्ते के बिस्किट में इंजेक्ट कर देता है। जिस दौरान सही समय आएगा तो वो बिस्किट उस कुत्ते को खिला देगा। साथ ही जैक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है और अक्सर अपने बेसमेंट में रहता है। साथ ही उसने उसके बगल वाले बॉल से आवाज आ रही होती है और वो उससे सुनने के लिए स्टीथोस्कोप उठाता है और दीवार यानी बॉल पर लगा देता है। वो स्टीथोस्कोप अपने कंप्यूटर से अटैच कर देता है, जिससे वो उनकी बातें सुन ले। अगले दिन जब वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए जैक अब माइक्रो कैमरा और माइक को दीवार में लगा देता है। जैक अपने घर में अकेला रहता है और उसने अपने ऊपर का अपार्टमेंट रेंट पर भी दे रखा होता है, इसलिए वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डेजी है और उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है, जो ऊपर के अपार्टमेंट में रहने लग जाती है। यहीं जैक को लगता है कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती। डेजी अक्सर ऊपर रहने आई थी और वो जैक से बहुत जल्द घुल मिल जाती है, जिससे जैक बहुत कंफ्यूज होता है। फिर अगले दिन जब जैक अपने बेसमेंट में आता है और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है तो उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो क्रिसमस वाले दिन अटैक करेंगे। साथ ही जैक वहाँ डेजी को भी देखता है। दरअसल डेजी वहाँ के लीडर की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो कि जैक से झूठ बोलकर ऊपर वाला अपार्टमेंट ले लेती है इस काम को अंजाम देने के लिए, और साथ ही जैक के ऊपर वाले अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। डेजी की छोटी बच्ची होती है, जो कि जैक के डॉग के कान में कुछ कहती है। जैक उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कोई जवाब नहीं देती, जिससे जैक अपने कुत्ते के गले में माइक्रोफोन ऐड कर देता है। और अब जैक को पता लग गया है कि उसके बगल वाले में रोवर हैं, जो एक सुरंग बना रहे हैं और इस सुरंग से वो लोग रॉबरी करेंगे। दरअसल ये सुरंग से वो ट्रॉली के थ्रू सारा पैसा बैंक से ला सकते हैं। तभी वहाँ उन्हीं में से एक आदमी बैंक की इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ आता है, तो जैक देखता है तो गैंग का लीडर उस जासूस को भी मार देता है। इससे जैक बहुत घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने जाता है, पर उसे मालूम पड़ता है वहाँ पर एक पुलिस वाला भी था, जो गैंग लीडर के साथ मिला हुआ था। थोड़ी देर में डेजी वहाँ आ जाती है, जिसके दौरान जैक उसकी वाइन में स्लीपिंग पिल डाल देता है, जिससे डेजी वहाँ सो जाती है। और अब जैक डेजी के हाथ पैर बांध देता है। जैक को दोबारा माइक्रोफोन से आवाज आती है, तो जैक देखता है कि एक पुलिस वाला गैंग के लीडर को बोलता है कि 747 और 748 इन दोनों लॉकर में से कोई कुछ नहीं लेगा। थोड़ी देर बाद डेजी को होश आ जाता है, तो जैक डेजी से उनके प्लान के बारे में पूछता है, पर डेजी कुछ नहीं बताती। तो जैक डेजी से पूछता है कि तुम उनका साथ क्यों दे रही हो, तो डेजी उसमें बताती है कि उसमें मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसको पैसों की बहुत जरूरत है, पर वो किसी को हार्म नहीं करेगा। तो जैक वीडियो टेप डेजी को दिखा देता है कि कैसे उसने उसके साथी को मारा था। इससे डेजी पूरी तरह टूट जाती है। वहीं बगल में गैंग लीडर का प्लान होता है कि टनल के थ्रू कैसे जाएंगे, और वो टनल भी बना लेते हैं। तो जैक डिसाइड करता है कि वो ट्रॉली उसके बेसमेंट के रास्ते निकलेगी, जिसमें से वो ऊपर से पैसे निकाल लेगा। ये सब बातें वो डेजी को बता रहा होता है, पर डेजी उसे वार्न करती है कि तुम इसमें पकड़े भी जा सकते हो। फिर जैक को माइक्रोफोन से आवाज आती है, तो उसे मालूम पड़ता है कि उन्होंने वो टनल गलत जगह खोल ली है,
जिस दौरान वो रास्ता कैंसिल कर देते हैं और साथ ही वो क्लोज बॉक्स लेकर जाएंगे। मतलब जैक परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लान ट्रॉली के ऊपर से पैसे उठाने का था, पर अब जैक का प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो जैक अब उस टनल में जाता है जहाँ से रॉबर्ट चोरी करने वाले होते हैं और वो पाइप का और टनल का मेजरमेंट लेने लग जाता है। पर वहाँ रॉबर्ट उसका लीडर के साथ टनल में आ जाता है, तो जैक बड़ी ही चालाकी से बच के अपने घर में वापस आ जाता है। पर वो वहाँ देखता है कि डेजी की बेटी घर पर नहीं है। फिर उसकी नजर उसके मॉनिटर पर पड़ती है जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि डेजी की बेटी टनल क्रॉस कर रॉबर्ट के घर पर पहुंच चुकी है और उसके हाथ में रॉबर्ट की घड़ी है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। जैसे ही वो उस लड़की को देखने वाला होता है तभी वहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है जो उन रॉबर्ट को समझाता है कि वहाँ कुछ ऐसे भी लॉकर हैं जिन्हें खोलने से अलार्म बज जाएगा। तभी वो बच्ची मौका देख उस टनल से वापस आ जाती है और अब जैक वो घड़ी ले लेता है जो डेजी की बेटी उस घर से लाई थी। तभी डेजी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और अगर डेजी ने फोन नहीं उठाया तो वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो जैक डेजी को समझाता है कि तुम मेरी मदद करनी होगी, पर डेजी उसे मना कर देती है। तो वो डेजी को उसकी बेटी के बारे में बताता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो अक्सर उसकी बेटी उस डॉग को बताया करती थी। वो कहती है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड मुझे 2 साल पहले गलत तरीके से टच करता था और जब 2 साल पहले मेरी माँ ने उससे बात नहीं की थी तो वो वहीं रह गया था और मुझे उससे बहुत डर लगता है। इसे सुन डेजी पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने बॉयफ्रेंड का कॉल भी पिक करती है और उसे एकदम नॉर्मल तरीके से बात करती है जिससे उसे जरा सा भी शक नहीं होता। वहीं रात हो जाती है। तभी रॉबर्ट टनल के पाइप में बॉम्ब लगा देते हैं, पर जैक वहां से पाइप में बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर बैंक में आ जाता है और वो लॉकर नंबर 747 से कैश निकालकर उस टनल में वापस आ जाता है। उसी दौरान रॉबर्ट भी पाइप में ब्लास्ट कर देते हैं, पर उन्हें जरा सा भी शक नहीं होता कि इससे पहले जैक वहां आया था और वो बैंक से पैसे चुराकर अपने गैंग के लीडर को दे देते हैं। पर जैसे ही वो टनल में आ रहे होते हैं तो पानी के चलते टनल भरना शुरू कर देती है जिससे वो 2 लोग वहीं फंस जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो उस लॉकर को खोल देते हैं जिससे अलार्म बजता है और वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। तभी लीडर अपने भाइयों के साथ मिलकर सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैक अपने घर के बाहर आ जाता है। वहाँ वो पुलिस की गाड़ी देखता है और वहाँ उसे वही पुलिस वाला मिलता है जो रॉबर्ट के साथ मिला था। वो पुलिस वाले को अपने घर में बुलाता है और कहता है कि उसके घर में पानी भर गया है। साथ ही जब वो पुलिस वाला उस घर की हालत देखता है तो वो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो वहाँ से जाने लग जाता है और जैक से उसके नंबर मांगता है। पर जैक उसे अपना नंबर देने की बजाय डेजी का नंबर दे देता है जिससे पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वो रॉबर आ जाता है और अपनी आइडेंटिटी पुलिस बताता है, पर जैक को सब मालूम था। अगर जैक उसको अंदर नहीं आने देगा तो इससे उसे शक हो जाएगा। रॉबर अंदर आने के बाद जैक से उसके बारे में पूछता है तो जैक उसे बताता है कि वो अकेला रहता है और साथ ही उसके घर में किराएदार भी थे जो कल रात में चले गए। तभी डेजी की बेटी वहाँ आ जाती है जिससे जैक का झूठ पकड़ा जाता है। साथ ही वो रॉबर्ट डेजी के कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि डेजी बेहोश पड़ी है। दरअसल जैक ने ही डेजी को नींद का इंजेक्शन दिया था जिसके चलते डेजी को नींद आ गई थी। इसे देख रॉबर्ट जैक से बैंक के बारे में पूछता है, पर जैक उसे गलत जवाब देता है जिसके चलते रॉबर्ट को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी व्हील चेयर पर लात मार देता है और जैक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके सभी साथी जैक को बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। तभी डेजी के नंबर पर पुलिस वाले का कॉल आता है और वो उससे बाहर मिलने की बोलता है। इससे उस रॉबर्ट को लगता है कि ये सब मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल ये जैक का प्लान होता है, इसलिए उसने डेजी का नंबर दिया था। वो पुलिस वाले को अंदर ले आता है और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। तभी पुलिस वाला उसे बताता है कि ये नंबर मुझे जैक ने दिया था। तो रॉबर्ट जैक को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है। जैक बताता है कि तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा किया था और मैंने तो केवल माइक्रो कैमरा और रिकॉर्डिंग कर तुम्हारी बातें सुनी थी। और इसको सही प्रूव करने के लिए जैक रॉबर्ट को उसकी घड़ी भी दे देता है जिससे रॉबर्ट को उस पर बिलीव हो जाता है। अब रॉबर्ट का पार्टनर गन उठाता है और उसके भाई को शूट कर देता है, पर इसमें उसकी भी जान चली जाती है। रॉबर्ट अपने भाई की बॉडी को देखकर बुरी तरह से टूट जाता है। तभी डेजी वहां आ जाती है और उस रॉबर्ट को भी शूट कर मार देती है। इसके बाद जैक डेजी के साथ रहने लग जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। कहानी है लगभग 2055 की, जब बहुत सारे अमीर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। साथ ही हमें एक सफारी नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जिसका काम है दुनिया के अमीर लोगों को टाइम ट्रेवल करके पास में ले जाना, यानी जब डायनासोर हुआ करते थे, और साथ ही उन डायनासोर को शिकार भी करवाना। पर वो पास में ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते जिससे फ्यूचर में परेशानी आए। तभी दिखाया जाता है ट्रेविस को, जिसका काम अमीर लोगों को टाइम ट्रेवल करके पास में ले जाना होता है। कई मिलियन पुराने जब डायनासोर जिंदा हुआ करते थे। साथ ही वो मिलियनर को गाइड भी करता है और डायनासोर के ऊपर फायर करता है जिससे डायनासोर मर जाते हैं। फिर दिखाया गया है कंपनी के सीईओ को, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो पास में गए हुए मिलियनर्स को रिकॉर्डिंग दिखाता है कि वो कैसे डायनासोर्स को हंट कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोनिया है। वो साथ ही एक रेड वाइन उठाती है और लोगों पर फेंक देती है और कंपनी के सीईओ को इससे बंद करने की भी बोलती है, पर सीईओ को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब सीन ट्रेविस देख रहा होता है
ट्रेविस सोनिया को अपने साथ ले जाता है। दरअसल सोनिया ने इसका सॉफ्टवेयर बनाया था जिसको सफारी कंपनी के सीईओ ने पेटेंट करा लिया था। सोनिया ट्रेविस को समझाती है कि अगर हमने पास्ट में कोई भी छोटी सी गलती कर दी जिससे हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर खतरे में आ सकता है। ट्रेविस जो कि एक साइंटिस्ट है, उसे उसकी बात के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रेविस सोनिया को बताता है कि मैं ये काम दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जो स्पीसीज करंट में एक्सटेंट हो चुकी है उनको मैं पास्ट से प्रेजेंट इवन फ्यूचर में ला सकता हूँ और उसके डीएनए से कई एक्सटेंट स्पीसीज वापस आ सकते हैं। फिर मॉर्निंग में 2 मिलियनर आते हैं और वो पास्ट में जाना चाहते हैं। कंपनी के ट्रेनर उनकी पूरी तैयारी करते हैं और साथ ही उन्हें गन भी पकड़ा देते हैं क्योंकि इनका भी सेम सिनेरियो होता है, पास्ट में जाना और डायनासोर्स को मारना। फिर ये लोग टाइम मशीन से कई हजारों साल दूर पहुंच जाते हैं और साथ ही एक ट्रैक से वो डायनासोर्स के पास आ जाते हैं। ट्रेविस सबको ऑर्डर देता है फायर का, तभी वो डायनासोर ट्रेविस पर अटैक करता है, पर ट्रेविस की गन जाम हो जाती है। दरअसल उस कंपनी के एम्प्लॉय से एक सीरम ट्रेविस की गन पर गिर गया था। साथ ही ट्रेविस का दोस्त फोर्सफुली उस गन को ठीक करता है और ट्रेविस को दे देता है, जिससे वो डायनासोर्स को शूट कर मार देता है। अब ये लोग सन 2055 यानी प्रेजेंट टाइम पर पहुंच चुके हैं। वहीं वो 2 मिलियनर कंपनी के सीईओ पर बहुत नाराजगी जताते हैं कि इससे उसकी जान भी जा सकती थी, पर कंपनी का सीईओ उसे मैनिपुलेट कर उसे एडवेंचर का नाम दे देता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और अचानक से शहर की बिजली चली जाती है, पर कुछ देर बाद वो वापस आ जाती है। सुबह उठते ही ट्रेविस को गर्मी लगती है। दरअसल वहाँ का टेम्परेचर पहले से बढ़ गया था और साथ ही वहाँ के फूल भी श्रिंक हो गए थे। ट्रेविस इस बात को इग्नोर कर सफारी के कुछ मिलियनर्स को टाइम ट्रेवल कर पुराने टाइम में ले जाता है। उसी पास से होकर जब वो डायनासोर्स के पास पहुंचते हैं तो ट्रेविस को उसी डायनासोर्स की बॉडी मिलती है जिसे उन्होंने पहले मारा था। वही थोड़ी देर बाद वहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसे देख वो लोग टाइम ट्रेवल कर 2055 में वापस आ जाते हैं। ट्रेविस थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इस बार वो थोड़ा लेट प्रेजेंट में आया था। इससे उन्हें टाइम ट्रेवल में कुछ गड़बड़ नजर आती है, जिसे देख कंपनी का सीईओ थोड़े दिनों के लिए टाइम ट्रेवल करने से मना कर देता है। तभी ट्रेविस अपने घर जा रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी एक खड्डे में गिर जाती है, जो कि पहले वहाँ नहीं था। साथ ही वो वहाँ बहुत सारी डीप रूट देखता है। इससे उसे थोड़ा शक हो जाता है कि शायद ये टाइम ट्रेवल करने की वजह से तो नहीं हो रहा, और साथ ही वो सोनिया के घर पहुंच जाता है क्योंकि सोनिया ने ही बताया था कि टाइम ट्रेवल से फ्यूचर और प्रेजेंट पर फर्क पड़ता है। सोनिया ट्रेविस को फ्लोर के सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में ले जाती है जहां से शहर एकदम क्लियर दिखाई देता है, और अचानक से वहां एक वेव नजर आती है जिससे सोनिया ट्रेविस को बताती है कि ये सब तुम्हारे टाइम ट्रेवल करने की वजह से हो रहा है, और अगर इसे बंद नहीं किया गया तो धीरे धीरे पेड़ पौधे, जानवर, हालांकि इंसान भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। साथ ही दूसरी वेव आती है जिससे ट्रेविस ऊपर से गिर जाता है और अचानक से वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। इसे देख सोनिया ट्रेविस ऊपर से जंप कर देते हैं और साथ ही एक पेड़ पर गिर जाते हैं, जिसे देख ट्रेविस फिर शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले वो पेड़ वहाँ नहीं हुआ करता था। अब सोनिया और ट्रेविस लैब में वापस आ जाते हैं। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रेविस को वापस उसी वक्त में भेजना है जब वो 2 मिलियनर के साथ था, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि उस वक्त में कुछ खराबी है, क्योंकि अगले दिन जब वो उस वक्त में गया था तो उन्होंने वहाँ डायनासोर्स की बॉडी देखी थी, जबकि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। और अब ट्रेविस को वापस पास में भेजा जाता है उस टाइम में जब डायनासोर्स को उन्होंने मारा था। पर ट्रेविस एक अनोखी प्लेस पर आ जाता है जहाँ वो नेटिव अमेरिकन्स को देखता है और जो उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो टाइम वेव को आते हुए देखता है। दरअसल उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने जो पास्ट में गलती की थी उस वजह से टाइम वेव हर पास्ट में ऐसे ही आएगी और धीरे धीरे सारी दुनिया को बदल देगी। तभी ट्रेविस अपने पोर्टल की ओर जाता है पर टाइम वेव उसे बीच में ही हिट कर देती है। दरअसल ट्रेविस प्रेजेंट और पास्ट के बीच में था जब टाइम वेव ने उसे हिट किया था। इसे देख सोनिया को समझ आ जाता है कि वो लोग ट्रेविस को टाइम वेव के चलते पास्ट में नहीं भेज सकते, क्योंकि टाइम ट्रेवल मशीन में टाइम वेव के चलते सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई है और उसे अगर ट्रेविस को सही वक्त में भेजना है तो उसे अपना सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करना होगा। वो अपने काम में लग जाती है। साथ ही वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी देखती है जहाँ ट्रेविस 2 मिलियनर के साथ डायनासोर्स के पास गया था। दरअसल ये लोग अपनी गलतियां ढूंढना चाहते हैं। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि जब वो लोग वहां से लौट रहे थे तो उनका वेट 1.2 ग्राम बढ़ गया था। इसका मतलब वो लोग प्रेजेंट में पास से एक अजीब सी चीज लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई रखी है, और टाइम वेव का भी कारण यही है। ट्रेविस अपने सारे सोल्जर और टीम मेंबर को चेक करता है। फिर सोनिया को रियलाइज होता है कि वो लोग 2 क्लाइंट के साथ थे, शायद ऐसी चीज है जो वो लोग प्रेजेंट में ले आए हैं। इसे देख ट्रेविस और सोनिया वहां से जाने की तैयारी करते हैं तो वो बाहर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि पूरी दुनिया को टाइम वेव ने चेंज कर दिया है और दुनिया में कई अलग स्पेसीज भी आ चुके हैं।
साथ ही वो अपने एक क्लाइंट के घर निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सी डीप रूट ट्रेविस के टीम मेंबर्स के पैर को जकड़ लेती है और उस पर अटैक कर उसे बुरी तरह से पैरालाइज कर देती है। साथ ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जिसका नीचे का शरीर डायनासोर्स और ऊपर का मुंह बबून जैसा होता है। इसे देख वो शॉक हो जाते हैं और अचानक से वो क्रिएचर उनके एक एम्प्लॉय पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। फिर ट्रेविस उस क्रिएचर को शूट कर मार देता है और अपने डॉक्टर एम्प्लॉय के पास आ जाता है, पर वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें जाने के लिए बोलता है। हालांकि ट्रेविस ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उसे दुनिया को वापस ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे क्रिएचर उस डॉक्टर के नजदीक आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। साथ ही ट्रेविस और उसके साथी क्रिएचर का मुकाबला करते करते एक क्लाइंट के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल सोनिया ट्रेविस को वापस 1 साल पहले भेजना चाहती है और उसे स्लिंग शॉट के जरिए वापस डायनासोर्स के पास, यानी जब 1.2 ग्राम की चीज पास में थी। फिर वो लोग एक क्लाइंट के घर आ जाते हैं। वो उसके कपड़ों को स्कैन करते हैं, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसकी वजह से प्रेजेंट में इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही वो अपने दूसरे क्लाइंट के पास पहुंचते हैं तो वो उसके कपड़े को स्कैन करते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस क्लाइंट के शूज पर एक बटरफ्लाई है। वो समझ जाते हैं कि पास्ट में उसने एक बटरफ्लाई के ऊपर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट में इतनी परेशानी आई है और इसके लिए ट्रेविस को पास में जाना होगा, उस मिलियनर को दबाने से रोकना होगा। अब वो लोग लैब की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बैट उनका पीछा करने लग जाते हैं और उनके एक साथी को जीप से उठा ले जाते हैं। वो कैसे भी बच बचा के लैब की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी एक टाइम वेव आ जाती है जो उनकी जीप को लैब के पास पहुंचा देती है। सोनिया और उसके साथी लैब में पहुंच जाते हैं और पास्ट में जाने के लिए ट्रेविस को भेजते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी टाइम ट्रेवल मशीन में पानी भरने की वजह से उसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। तो सोनिया बोलती है कि उसके पास वाली यूनिवर्सिटी में मशीन है जहां वो उस मशीन में सॉफ्टवेयर लगाकर ट्रेविस को पास में भेज सकती है। फिर वो लोग यूनिवर्सिटी की ओर निकल जाते हैं और सबवे जहां ट्रेन हुआ करती थी उस ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक अजीब सा क्रिएचर पानी में देखते हैं जो कि टाइम वेव के चलते पानी में आ चुकी थी। वो उनके एक साथी पर अटैक कर उसे मार देती है। इसे देख वो लोग यूनिवर्सिटी की ओर भागने लग जाते हैं। पानी में और अलग अलग स्पेसीज भी होती हैं, इनसे बचकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। वहीं वहां उन्हें एक क्रिएचर, यानी जिसके नीचे का शरीर डायनासोर्स और ऊपर का चेहरा बबून जैसा था, उनका पीछा कर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, पर सोनिया गेट बंद कर देती है। अब ट्रेविस उस मशीन में बैठ जाता है। वहीं सोनिया उस मशीन में टाइम ट्रेवल वाली मशीन का हार्डवेयर लगा देती है। दरअसल वो ट्रेविस को पुराने वक्त, यानी उसके क्लाइंट ने उस टाइम एक बटरफ्लाई को मारकर प्रेजेंट में लाया था, वहां भेज देती है और ट्रेविस को स्लिंग शॉट के जरिए डायनासोर्स के टाइम में पहुंचाया जाएगा। तभी एक लास्ट टाइम वेव आ जाती है जिससे सोनिया कैटफिश में बदल जाती है, यानी अब जो भी अर्थ पर ह्यूमन है वो सारे के सारे कैटफिश में बदल गए हैं। वहीं ट्रेविस को अब पास्ट में, यानी जब वो लोग डायनासोर्स को मारने जा रहे थे, पहुंचाया जाता है। तभी वहाँ 2 ट्रेविस हो जाते हैं, यानी कि एक पुराने वाला और दूसरा जो अभी की दुनिया में पास से पहुंचा है। वहीं ट्रेविस अपने एक साथी को ये सब चीजें रिकॉर्ड करने की बोलता है। जैसे ही जब ट्रेविस की गन जाम हो जाती है तो वो बिजनेसमैन भागने लगता है। तभी ट्रेविस उसे बटरफ्लाई पर पैर दबाने से रोक लेता है। साथ टाइमलाइन बनी थी वो भी खत्म होने लग जाती है। तभी ट्रेविस अपनी सफारी कंपनी में लौट आता है तो उसकी एक साथी जिसने वो टेप रिकॉर्ड की थी वो ट्रेविस को दे देती है, जिसे देख ट्रेविस को पता चल जाता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ ट्रेविस था जिसने इस दुनिया को बचाया, यानी सोनिया सच बोल रही थी। तभी ट्रेविस सोनिया के घर आ जाता है और उसे वो रिकॉर्डेड टेप दे देता है ताकि वो ये टेप दुनिया को दिखाकर सफारी कंपनी को बंद करा सके और फ्यूचर में ऐसी कोई भी परेशानी झेलनी नहीं पड़े। स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखें। वीडियो की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हमें एक समुद्र किनारे टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है जिसमें एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। दरअसल ये आवाज बड़ी फिश को बुलाने की थी, पर तभी हमें समुद्र में डीप किनारे एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी नजर एक शार्क पर पड़ती है जो कि दिखने में बड़ी भयानक थी। इससे बचने के लिए वो लड़की समुद्र के पत्थर के पीछे दुबक जाती है, पर वाटर के प्रेशर के चलते उसके हाथों से एक रॉक गिर जाता है जिससे शार्क का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़ी फिश की खोज में है। दरअसल ये लोग उसको बेचेंगे और उससे अपना प्राइवेट बिजनेस खोलेंगे। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नोलन है, जो स्कोप के थ्रू देखता है कि एक बड़ी शार्क उनकी तरफ आ रही है, इसलिए वो सबको चौकन्ना होने के लिए बोल देता है और उस शार्क का पीछा करने लगता है। तभी हमें एक छोटी सी बोट में लड़का दिखाया जाता है जो कि वो आयरा के साथ है। शार्क आयरा पर अटैक करने वाली होती है, तभी नोलन शिप से शार्क को डाइवर्ट कर देता है, जिस दौरान आयरा छोटी बोट पर चढ़ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि केन उस छोटी बोट से गिर जाता है, तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही शार्क केन के नजदीक पहुंचती है तभी उसे एक वेल अटैक कर मार देती है। आयरा बताती है कि ये ऑर्का है, यानी किलर वेल, जो कि
साइज में 45 फीट तक भी हो सकती है और साथ ही इसका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से बड़ा होता है और ये कम्युनिकेट भी करती है। साथ ही वेल इंसानों जैसे बदले की भावना भी रखती है। तभी आयरा नोलन के पास आ जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। दरअसल नोलन बहुत लॉन्ग टाइम से फिशरमैन है और वो ऑर्का यानी किलर वेल की खोज कर रहा है जिसे वो एक्वेरियम में बेचना चाहता है। पर नोलन आयरा की बात से सहमत नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि नोलन और उसके साथी शिप में होते हैं। साथ ही एक लड़की बेहोशी का इंजेक्शन भर रही होती है और वो नोलन को बताती है कि ऑर्का मोनोगोनस होते हैं, यानी ये वेल एक साथ रहते हैं और हमें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। पर नोलन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और क्रॉसबो के थ्रू वो एक वेल पर अटैक कर देता है, जिस दौरान वो शिप के इंजन से टकराकर मर जाती है और साथ ही उसकी बॉडी से एक बच्चा निकलता है। ये सब उस वेल का पार्टनर ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी नोलन वाटर पाइप के प्रेशर के चलते उसके बेबी को समुद्र में फेंक देता है। इससे नोलन को बहुत बुरा फील होता है। दरअसल नोलन का प्लान किसी भी वेल को हानि पहुंचाना नहीं था। नोलन अपनी शिप को वापस आइसलैंड की तरफ ले जाता है। तभी ऑर्का का साथी बुरी तरह शिप को धक्का देता है, जिस वजह से नोलन समझ जाता है कि ऑर्का को उसके पार्टनर की बॉडी चाहिए। इसलिए नोलन अपने पार्टनर को उस रोप को काटने की बोलता है जिस रोप से वेल की बॉडी बंधी होती है। तभी एक फिशरमैन उस रोप को कट कर देता है, जिस दौरान फीमेल ऑर्का समुद्र में गिर जाती है। पर अचानक से मेल वेल उस फिशरमैन पर अटैक कर उसको मार देता है। साथ ही वो नोलन को अपनी मेमोरी में कैद कर लेता है और अगले दिन जब नोलन समुद्र किनारे पहुंचता है तो वो उस फीमेल ऑर्का की बॉडी को वहां देखता है और साथ ही उसकी बॉडी के पास आयरा होती है जो नोलन को बताती है कि एक्सीडेंट के चलते तुमने इसे मार दिया है। दरअसल आयरा का कहना होता है कि इस बेल की बॉडी अपने आप समुद्र किनारे नहीं पहुंची, बल्कि उसको उसके पार्टनर यहाँ लाया है और वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। वहीं हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले फिशरमैन था, पर ऑर्का के इंसिडेंट के चलते वो एक टीचर बन गया है। जैकब साथ ही नोलन को बताता है कि उसने तुम्हें अपनी मेमोरी में कैद कर लिया है और ऑर्का अपना बदला कभी नहीं भूलते। साथ ही वो नोलन को वार्न करता है कि अब तुम समुद्र में नहीं जाना चाहिए। नोलन उसकी बात को इग्नोर कर देता है, पर नोलन को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ऑर्का उससे बदला लेने के लिए आ सकता है। इसलिए नोलन उस एरिया को छोड़ने का फैसला लेता है। नोलन अगले दिन चर्च के फादर से मिलता है। दरअसल ऑर्का ने जिसको मारा था वो नोलन के अंकल थे और अंकल का फादर के ऊपर कर्ज था जिसको नोलन चुका देता है। साथ ही नोलन साउथ हर्बन छोड़कर दूसरे किनारे आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम एल्समैन है। वो नोलन को बोलता है कि यहाँ बहुत सारी फिश हैं, पर ऑर्का उन्हें भगा देता है और अगर उसे भी वहाँ रहना है तो उसे ऑर्का को उस एरिया में आने से रोकना होगा। तभी अचानक से वो ऑर्का वहाँ आ जाता है जो नोलन की बोट के अलावा बाकी सारी बोट को डुबा देता है। इसे देख नोलन को शक हो जाता है कि ये फीमेल ऑर्का का पार्टनर तो नहीं। तभी नोलन ऑर्का की बॉडी को दफनाने की बोलता है। साथ ही वहाँ एल्समैन आ जाता है। वो नोलन को बताता है कि उस ऑर्का ने सारी बोट के साथ बाकी की सारी छोटी फिश भी भगा दी है और अब अगला नंबर तुम्हारा है, जिससे नोलन साउथ हर्बन को ना छोड़ने का फैसला लेता है। वहीं आयरा भी होती है। वो नोलन को नॉर्थ साइड जाने से मना करती है। देर रात हो जाती है तो नोलन समुद्र किनारे आ जाता है। वहीं वो पानी में कुछ हलचल सुनता है। साथ ही उसे वहाँ ऑर्का मिलता है जो नोलन को बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है। अगले दिन नोलन से कोई मिलने आया होता है। दरअसल ये जैकोब है जो नोलन को वार्न करने आया था। जैकोब नोलन को समझाता है कि तुम्हें उस ऑर्का को मार देना चाहिए, क्योंकि जैकोब जब फिशरमैन था तब उसके दोस्त ने एक ऑर्का पर अटैक किया था, जिस दौरान उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। इसलिए वो टीचर बना। नोलन को ये समझ आ जाता है कि ऑर्का से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, इसलिए वो ऑर्का को मारने का फैसला करता है। रात होते ही नोलन अपने जैसा पुतला समुद्र किनारे रख देता है और प्लान बनाता है कि जैसे ही ऑर्का आएगा तो वो उसे शूट कर देगा। तभी वहाँ आयरा आ जाती है जो नोलन को ऑर्का को मारने के लिए मना करती है और उसे तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है, जिस दौरान नोलन आयरा को बताता है कि वो ऑर्का को नहीं मारेगा, क्योंकि नोलन ने सुना था कि वेल कम्युनिकेट कर सकती है। और साथ ही वो अपने बच्चे और बीबी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी फैमिली भी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी अचानक से वहाँ ऑर्का आ जाता है और समुद्र किनारे जितनी भी बोट हैं उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ऑर्का नोलन से लड़ना चाहता है और ये बात उसे जैकोब बताता है। तभी देर रात नोलन को कॉल आता है। दरअसल वो कॉल जैकोब की होती है जो नोलन को वार्निंग देता है कि तुम्हें उस बेल से लड़ना होगा, नहीं तो ऑर्का ऐसे ही धीरे धीरे सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। तभी नोलन वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे आयरा का कॉल आता है जो नोलन को समझाती है कि तुम्हें किसकी ज्यादा चिंता है, ब्लेजर्स की या ऑर्का की। वही नोलन का साथी पॉल पेट्रोल डलवाने के लिए एक पंप पर रुकता है तो पंप वाला उसे पेट्रोल देने से मना कर देता है। दरअसल वहाँ जैकोब होता है जो पॉल को समझाता है कि नोलन को ऑर्का से लड़ना होगा, नहीं तो ऑर्का पूरा आइलैंड डुबा देगा, और वो इसमें नोलन की हेल्प करने की भी बोलता है। थोड़ी देर में ऑर्का एक घर पर अटैक कर देता है जिसमें पॉल की गर्लफ्रेंड होती है और उसके एक पैर में चोट लगी होती है। दरअसल ये ऑर्का ने किया था जब नोलन ने उसके पार्टनर को मारा था। ऑर्का उस घर के चारों डंडे तोड़ देता है और साथ ही पॉल की गर्लफ्रेंड के पैर को खा लेता है। इसे देख नोलन ऑर्का को फाइट करने की बोलता है और अगले ही दिन नोलन आयरा और अपनी टीम के साथ मिलकर ऑर्का से लड़ने के लिए समुद्र में आ जाता है।
नोलन शिप को समुद्र के बीच में लाता है। दरअसल वो शिप को वहाँ ले जाता है जहाँ फीमेल ऑर्का मरी थी और आयरा को बैरल लोड करने की बोलता है। थोड़ी देर में ऑर्का वहाँ आ जाता है। अटैक के चलते नोलन शिप के ऊपर आ जाता है और डायनामाइट को जलाता है। इसको आयरा देख लेती है और नोलन के हाथ से छीन लेती है, जिसके दौरान डायनामाइट बोर्ड पर ही गिर जाता है। पर एक्सप्लोड होने से थोड़ी देर पहले आयरा डायनामाइट को शिप के बाहर फेंक देती है। दरअसल आयरा का प्लान ऑर्का को कम्युनिकेट करना था, ना कि उसे मारना। तभी ऑर्का नोलन को अपने फिन से सिग्नल देता है, यानी नोलन को समझ आ जाता है कि वो उन्हें उनके पीछे आने के लिए बोल रहा है। नोलन शिप को उसके पीछे लगा देता है। तभी केन शिप के एज पर आ जाता है, जिसको देख ऑर्का केन पर अटैक कर देता है। इस दौरान आयरा को फील होता है कि उसे पहले ही डायनामाइट फेंक देना चाहिए था और केन की मौत का कारण अपने आप को समझती है। अब नोलन और आयरा वेल को साउंड ऑडियो में सुनते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल नोलन वेल की कम्युनिकेशन समझ सकता है। तभी ऑर्का नोलन को आइसबर्ग की तरफ ले जाता है। दरअसल ऑर्का का प्लान होता है कि वो नोलन की शिप को आइसबर्ग से हिट करेगा, जिस दौरान रात हो जाती है और पॉल नोलन को बोट से वापस ले जाने की बोलता है। नोलन को ये महसूस होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ऑर्का सबको मार देगा, इसलिए वो बोट वापस ले जाने से मना कर देता है। साथ ही पॉल का पैर बोट से स्लिप हो जाता है। इस दौरान पॉल ओशियन में गिर जाता है और ऑर्का उसे भी मार देता है। अगले दिन नोलन आइसबर्ग पर पहुंच जाता है। वहीं ऑर्का एक आइसबर्ग को पुश करता है उनकी बोट की तरफ। तो नोलन प्लान बनाता है कि ऑर्का को सांस लेने के लिए बाहर आना होगा और जब वो बाहर आएगा तो वो उसे एक साथ टूल के चलते उस पर हमला करेगा। तभी ऑर्का सांस लेने के लिए बाहर आता है तो नोलन उस पर अटैक कर देता है, जिस दौरान ऑर्का घायल हो जाता है। साथ ही बोट आइसबर्ग से टकरा जाती है और बर्फ के पहाड़ के नीचे जैकोब दब जाता है। अब ऑर्का नोलन और आयरा का पीछा करता है, जिसके चलते वो लोग एक केव में आ जाते हैं। पर ऑर्का का अटैक आइस की केव को भी तोड़ देता है, जिससे नोलन पानी में गिर जाता है। अब ऑर्का उस पर अटैक करता है, जिस दौरान नोलन बर्फ के पहाड़ से टकराकर मर जाता है और साथ ही ऑर्का वहां से चला जाता है। कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों पर्सनली मुझे इसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर नोलन एंड में मरना था तो कम्युनिकेशन का कोई रोल ही नहीं हुआ। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। टनीवा, जहाँ एक मिलियनर मेटल की माइनिंग करता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सेरीज होता है। साथ ही मिलियनर को मीडिया से रिपोर्ट आती है कि वो मेटल की माइनिंग बहुत डीप ओशियन से कर रहे हैं और इसका परिणाम हाइड्रोथर्मल वाले स्पेसीज और डीप सी वाले स्पेसीज का एक्सटेंशन भी हो सकता है, यानी जो पानी की गहराई में पाए जाने वाले स्पेसीज हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया भी विलुप्त हो सकते हैं। पर मिलियनर डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसका काम केवल माइनिंग करना ही नहीं, बल्कि न्यू स्पेसीज जो गहराई में पाई जाती है उनको डिस्कवर करना भी है। तभी हमें राइले और सेरीज दिखाई जाती है, जो कि डीप सी में बीकर से स्पेसीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सेरीज राइले को पॉलीमेटलस नोड्यूल के बारे में बताती है, जिस मेटल की माइनिंग कर सकते हैं। बट राइले इसकी परमिशन नहीं देता, पर बाद में सेरीज की बात से सहमत हो जाता है। उन्हें एक बड़ी चीज जो कि शाइन कर रही होती है उन पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उनका संपर्क बीकर से टूट जाता है। साथ ही मिस्टर फोर्ड सूजन को वीडियो कॉल के थ्रू इस प्रोसेस को दिखाने के लिए लैब में आ जाते हैं। पर अचानक से बीकर का संपर्क टूटने की वजह से वो सूजन को वीडियो कॉल एंड करने की बोल देते हैं, जिसे सूजन फोर्ड का बिगेस्ट डाउनफॉल बताती है। साथ ही सेरीज और राइले इसका ब्लेम अपने ऊपर लेके लड़ने लग जाते हैं, पर फोर्ड उन्हें माफ कर देता है। अब फोर्ड और उसकी टीम माइनिंग के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जो आईएसी की मेंबर होती है, जो फोर्ड को आईएसए मरीन का मेंबर बोलकर उसे इस काम के बारे में पूछती है। पर फोर्ड उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। साथ ही वो मरीन इस प्रोजेक्ट को इलीगल बोलकर बंद करने की भी बोलती है और फोर्ड को अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर उसने उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया तो वो बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं जिसकी नज़र डीप सी माइनिंग पर है उसकी इन्फॉर्मेशन देगी। इससे फोर्ड उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेता है। दरअसल वो मरीन को बताता है कि अगर जियोट्रॉपिकल एरिया में कोई भी वोल्केनिक इरप्शन जैसी हलचल होती है तो पहले इनको पता चलता है, और फोर्ड मरीन को बताता है कि वो सबसोनिक ट्रॉमा यानी माइनिंग के लिए जो डीप सी में वोल्केनिक पहाड़ के पास पाई जाती है उस पर वर्क कर रहा है। तभी सेरीज को सिग्नल आते हैं कि पानी की जो सरफेस है उसको वो पूरी तरीके से कवर है, यानी वहाँ कुछ है जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए फोर्ड सबको डीप सी में जाने के लिए बोलता है और साथ ही बीकर में बैठकर वो डीप सी की ओर निकल जाता है। राइले उन्हें बताता है कि हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां हमारा संपर्क बीकर से टूट चुका था। पर राइले थोड़ा परेशान था क्योंकि वहां बहुत सारे पॉलीमेटलस नोड्यूल थे जो कि अभी पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। साथ ही फोर्ड उन्हें और नीचे जाने के लिए बोलता है, पर उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो बीकर की लाइट ऑन कर देते हैं। सडनली वहाँ एक मॉन्स्टर होता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। वो वाटर के ऊपर आ जाता है। दरअसल इस स्पीसीज के बारे में किसी को नहीं पता था, पर मैराइन उसे बताती है कि ये वोल्केनो वाटर से बना यानी पानी और आग से बनी जीव है, जिसका केवल मैरीन ने जिक्र ही सुना था।
तभी फोर्ड के टीम मेंबर शिप से इस स्पेसीज के बारे में पूछते हैं, पर उनका बीकर उस स्पेसीज के ऊपर होने की वजह से फंस चुका था, तो फोर्ड को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से वो कैप्टन की शिप पर अटैक कर देता है, पर कैप्टन उस अटैक से बच जाता है। तभी फोर्ड नेवी के कमांडो को इन्फॉर्म करता है कि एक ऐसी विशाल अजीब चीज है जो सरफेस पर आ चुकी है, जिसकी वजह से शहरों में सुनामी भी आ सकती है, जिससे कमांडो एक्टिव हो जाता है और फोर्स के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फोर्ड को ऊपर से फाइटर जेट दिखाई देते हैं, जो कि अब मिसाइल से उस स्पेसीज को टारगेट करते हैं। पर जब मिसाइल उस पर गिरती है तो इससे फोर्ड बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि स्पेसीज में ब्लड के बदले मैग्मा था, यानी आग होती है, जिस कारण से उनका बीकर और हीट में आ जाता है। इसे देख फोर्ड तुरंत हमले को रोकने की बोलता है और सेरीज को समझाता है कि हमको प्रेशर देकर बीकर को ओशियन में गिराना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसे देख सेरीज प्रेशर देकर बीकर को ओशियन में ले जाती है, पर सामने से पानी में एक काली चीज आ जाती है। दरअसल ये सबमरीन होती है और इसमें कई सारे कमांडर होते हैं जो उस स्पेसीज पर अटैक करने आए थे, पर स्पेसीज के अटैक के चलते वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे देख फोर्ड सेरीज से सबमरीन के सिग्नल सुनने की बोलता है, पर वहां से कोई सिग्नल नहीं आता। साथ ही फोर्ड सेरीज को बीकर नीचे ले जाने की बोलता है, पर सेरीज मना कर देती है, क्योंकि बीकर मैग्नम के कांटेक्ट में आने से थोड़ा कमजोर हो गया था और अगर वो नीचे जाता है तो वाटर के प्रेशर से बीकर ब्लास्ट कर सकता है। तभी कोस्ट गार्ड फोर्ड से कांटेक्ट करते हैं और फोर्ड को वार्निंग देते हैं कि अगर आप इस ऑपरेशन में इंटरफेयर करते हैं तो आपको जेल और उनके सारे बिल भरने पड़ेंगे। इसे देख वो बीकर को पानी के ऊपर ले आते हैं, जहां उन्हें शिप पर कैप्टन मिलते हैं, जो फोर्ड के टीम मेंबर थे। हालांकि कोस्ट गार्ड ने इन्हें भी वार्निंग दी थी, बट ये लोग फोर्ड के साथ मिलकर उस जीप को ईस्ट साइड जाने से रोकते हैं, क्योंकि अगर वो जीप ईस्ट साइड पहुंचा तो दुनिया में सुनामी आ सकती है। तभी फोर्ड मैरीन से इस जीप के बारे में पूछता है कि इसे कैसे रोका जाए, तो मैरीन बताती है कि वो एक इंसान को जानती है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल सकती है। उनका नाम हैंग्रोवा था, जो कि मैरीन की पहले मेंटर थी, पर मैरीन की कंप्लेन की वजह से वो डिसअपॉइंट होकर एक आइलैंड में रहने लगी। इस जीप से बचने के लिए उनके पास एक यही रास्ता था, तो फोर्ड अपने टीम मेंबर के साथ मिस हैंग्रोवा की सर्च में निकल जाता है। तभी फोर्ड और उसकी टीम एक आइलैंड पर रुकती है और मैरीन को हैंग्रोवा की सर्च के लिए भेजा जाता है। भाई फोर्ड एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन को पानी में भेजता है और साथ ही उसको ये मालूम पड़ता है कि केजू यानी मॉन्स्टर का मुंह नीचे की साइड है। उसी दौरान मैरीन भी मिस हैंग्रोवा के विलेज आ जाती हैं और केजू के बारे में पूछती हैं। मिस हैंग्रोवा ब्लैंक पेपर में केजू की तस्वीर बनाती हैं और बताती हैं कि केजू का नाम टेंगो है, जो कि बहुत शक्तिशाली है और ये अपनी भूख मिटाने के लिए वोल्केनो के पास जाता है और उसे खाता है। इसका मुकाबला कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, पर इसको खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है, लिविंग माउंटेन। दरअसल लिविंग माउंटेन का कहना है कि वो अभी सोया हुआ है और टेंगो का इंतजार कर रहा है। तभी फोर्ड का ड्रोन केजू के टीथ के पास आ जाता है, तो वो देखता है कि उसके टीथ पॉलीमेटलस अलॉय यानी मोस्ट टॉलरेबल चीज से बने हैं। तभी केजू ड्रोन पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही मैरीन को मिस हैंग्रोवा बताती है कि लिविंग माउंटेन यानी मॉन्स्टर आइलैंड पर पाया जाता है और वहीं फोर्ड एक प्लान बनाता है कि हम उसकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन चलाएंगे जिससे वो मर जाएगा और साथ ही वो अपने डिफेंस में पॉलीमेटेलिक अलॉय टीथ का यूज कर खुद को मार लेगा। तभी कोस्ट गार्ड का कैप्टन एक सिस्टम बनाता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑकलैंड, यानी वो सुपरसोनिक यूज कर केजू को खत्म करेगा और साथ ही वो फोर्ड से बात करके उसे समझाता है कि आप इससे दूर रहें वरना आपकी जान खतरे में आ सकती है। तभी कैप्टन सोनिक वेपन को डिप्लॉय करता है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कोस्ट गार्ड एक्सप्लोजन पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से केजू उन पर अटैक कर देता है। इसे देख कैप्टन शिप के रडार चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि एक वाटर ड्रोन केजू के नजदीक आ रहा है। दरअसल वो ड्रोन फोर्ड का था, इसलिए कैप्टन उन्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देता है। फोर्ड, राइले और रईशी का मिशन होता है कि वो उस ड्रोन को कैसे भी केजू के स्टोमक में पहुंचाना। तभी वो सिक्योरिटी कैमरा से ऑफिसर को देखते हैं और तुरंत ड्रोन को केजू के स्टोमक में पहुंचा देते हैं, जिससे केजू मर जाता है। कोस्ट गार्ड का कैप्टन कॉल के थ्रू फोर्ड से बात करता है और बताता है कि केजू तो मर गया है, पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी केजू अब बहुत सारे अंडे देने लगा है और उसमें से एक अंडा फोर्ड के पास आ जाता है। उस सेल में से एक अजीब क्रिएचर निकलता है जो आधा बैट और आधा डायनासोर जैसा है। वो उन पर हमला कर ऑफिसर को जला देता है। वहीं फोर्ड, राइले और रही से बचते हुए एक केव में आ जाते हैं, पर उस मॉन्स्टर की आग से राइले भी जल जाता है। थोड़ी देर में मैरीन और मिस हैंग्रोवा फोर्ड से मिलते हैं, जहां वो बताते हैं कि इसको हराने का केवल एक ही तरीका है, लिविंग माउंटेन। साथ ही हैंग्रोवा बताती है कि अगर हम इसका ब्लड लिविंग माउंटेन के मुंह पर डाल देते हैं तो लिविंग माउंटेन उठ जाएगा। पर केजू की बॉडी में मैग्मा था। दरअसल केजू ने जो अंडा दिया था उसमें उसका फ्रेश ब्लड है, जिसे उठाकर वो मॉन्स्टर आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और भी बहुत सारे मॉन्स्टर वोल्केनो ईट करने के लिए मॉन्स्टर आइलैंड पहुंच जाते हैं। दरअसल उसके बच्चे भी वोल्केनो पर फीड करते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाएगा, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर फोर्ड एक प्लान बनाता है कि अगर वो अंडे को हाई टेम्परेचर पर रखा जाए
और फिर कोल्ड वाटर पर रखा जाए जिससे अंडा ब्लास्ट हो जाएगा और फिर उसका ब्लड लिविंग माउंटेन की आंखों पर डाल देंगे। पर ऐसा नहीं होता और साथ ही वो मॉन्स्टर अंडे से निकलकर उन पर अटैक करने लग जाता है। पर वो हीट और कोल्ड वाटर के मिक्सचर के चलते वीक हो गया था, जिस वजह से उसका मैग्मा लिविंग माउंटेन पर गिर जाता है और फिर लिविंग माउंटेन उड़ जाता है और बाकी सारे डायनासोर्स को मार देता है। पर अचानक से केजू लिविंग माउंटेन पर अटैक कर देता है। दरअसल केजू अभी तक मरा नहीं था और वो बुरी तरह से लिविंग माउंटेन को जकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। लिविंग माउंटेन को जगाने का केवल एक ही तरीका था कि उनको उसकी आंखों में ब्लड डालना होगा। इसलिए फोर्ड टूल को डायनासोर्स के ब्लड में भिगोता है और तीर के चलते लिविंग माउंटेन की आंखों में डाल देता है, जिसके दौरान लिविंग माउंटेन ब्लास्ट कर केजू को मार देता है और अपना अंडा छोड़ देता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। फेंक देता हूँ और अजगर उस लड़की को मार देता है और अब वो शिप को लेकर साउथ साइड जा रहा है और वो देखता है कि अचानक से वो अजगर सामने आ जाता है और उसे भी मार देता है। फिर एक फोटो दिखा देता है जिससे वो लोग एक मोटे आदमी को उठा लेते हैं जो इस फोटो के बारे में जानता है। अंडे को लेकर भागने लगते हैं, तभी सुमीर उसे बचा लेता है। फिर झिलमिल और उसके डैड समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, पर झिलमिल सुमीर को अकेला छोड़ सुमीर उस अंडे को लेकर भाग रहा होता है, तभी समर मोटू पर गन तान देती है। एक्चुअली डॉक्टर भूपेन समर के डैड थे। अचानक से वो अजगर समर को निकल लेता है और उसे मार देता है। अब डॉक्टर भूपेन बड़ा था और अचानक से वो अंडे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे एनाकोंडा निकलते हैं। प्रोफेसर भूपेन पर अटैक कर उन्हें मार